आज मुझे सैलरी मिलनी थी और सैलरी मिलने के बाद ही मेरा मामूल था मैं दी होम जाता और कुछ रकम दिया करता था। ऐसा करके मेरे दिल को सुकून मिलता था, एक अनजानी सी खुशी होती थी। आज भी मैं सैलरी मिलने के बाद गाड़ी आदि होम की जानिब ले जा रहा था। मुझे आधी सैलरी कैश मिलती थी और आधी चेक के ज़रिए। मैंने आदि होम के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की और तेज़ी से कदम बढ़ाता अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने हस्बी मामूल कैश में से आधी रकम आदि होम के इंतज़ामिया को दी। चूँकि मेरी सैलरी 50,000 रुपये थी, इसलिए मैं हर माह 10,000 रुपये आदि होम के लिए निकाल देता था। मैं जेब में अपना वॉलेट वापसी डाले बाइक की तरफ आ रहा था जब कोई लड़की मुझसे टकराई। ओह सॉरी, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मगर जैसी मेरी नज़र उसकी आंखों पर गई मेरे जिस्म में करंट की एक लहर दौड़ गई थी। उसकी गहरी खत्तई बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह अबाया और स्कार्फ में मलबूस नकाब में ढके चेहरे में से उसकी बड़ी बड़ी आंखें वाज़े नुमायाँ हो रही थीं। उसकी हालत भी मुझसे मुख्तलिफ न थी। वो टिकटिकी बांधे मुझे बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। पीछे से आधी आवाज़ सुन के मैं अपने होश में वापस आया था। वो कोई लड़का था जो मेरी मोबाइल हाथ में पकड़े कुछ कह रहा था, मगर इस पल मुझे कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है। मैंने उसके हाथ से अपना फ़ोन लिया, एक नज़र सामने खड़े साख्त वजूद पर डाली और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। ऐदी हम से बाहर निकल कर मैं खुली फ़िज़ा में आ गया था, मगर मेरी बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बेचैनी की वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। अपने महबूब को इतने सालों बाद इस हाल में देखने पर दिल बेचैन था या खुदा के इंसाफ को देख दिल बंद हो रहा था। जो भी था, मैं इस जगह से जल्द निकलना चाहता था, मगर आज 10 साल बाद भी मेरी कैफियत वैसी हो गई थी जो उसके छोड़ जाने के बाद हुई थी। मैंने अपने ऊपर काबू पाते हुए गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ गया। 10 साल पहले अगले दिन हमारा आखिरी पेपर था और पेपर भी मैट्रिक का, और रहा मैं स्कूल का सबसे होनहार और शरारती लड़का। पूरा स्कूल मेरी शरारतों से परेशान था और मैं अपनी पूरी क्लास में सबसे हैंडसम लड़का मशहूर था। मेरा लंबा कद और चौड़ा सीना मुझे सबसे मुख्तलिफ दिखाता था। अगले दिन आखिरी पेपर और मेरी शरारत का भी आखिरी दिन होना था, इसलिए मैं पेपर की तैयारी करके अपने शैतानी दिमाग में तरकीब कर रहा था। थोड़ी देर में ही मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त तरकीब उभरी थी। फिर दौड़ के फ्रिज की जानिब बढ़ा और पानी की बोतल निकाल ली। चुपके से कमरे में आया और पानी की बोतल को थोड़ा खाली करके मैंने पेन की इंक यानी रोशनाई वो पानी की बोतल में उंडेल दी। मिनटों में पानी का रंग बदला था। उसके बाद मैंने पानी की बोतल पर कपड़ा चढ़ाया ताकि कोई देख न सके और बैग में रख लिया। शरारतों के साथ में पढ़ाई में भी नंबर 1 था, इसलिए मैंने बुक्स निकाली और पढ़ने लगा। अगले दिन पेपर के शुरू होने से पहले ही इंचार्ज ने लड़कों की चेकिंग शुरू कर दी थी और जो लड़के अपने साथ दवात लाए थे सब छीन गई। बेचारे लड़के मुँह लटकाए बैठ गए। अब अगली बारी मेरी थी। मैं बिल्कुल मोहतात होकर बैठ गया। ये क्या है? इंचार्ज ने मेरी पानी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर, पानी की बोतल है। मेरा जवाब सुनते ही इंचार्ज जज्बात में सर हिला के आगे बढ़ गए और मैं दिल ही दिल में अपने आप को कराची तहसीन पेश करने लगा। पेपर दे के बाहर निकलते ही मैंने अपनी बोतल निकाली और सब स्टूडेंट पर स्याही फेंकने लगा। मैं सबको स्याही में मिला चुका था, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे साथ भी अमल कर सके। मेरे 2 दोस्त याफर और जैद, जो मेरी गली में ही रहते थे, बाइक पर बैठकर फ़रार हो गए थे। मैंने भी बाइक स्टार्ट की और हीरो की तरह बाइक भगाते हुए इनके पीछे आ गया। वो दोनों गली में जाके रुक गए थे। इस बात का इल्म नहीं था कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते ही स्याही की बोतल उनकी तरफ उछाली थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो बोतल दरवाजे पर खड़ी एक लड़की पर जा गिरेगी। वो लड़की भी शायद मैट्रिक की स्टूडेंट थी और यूनिफॉर्म में मलबूस थी। उसका पूरा यूनिफॉर्म स्याही से ख़राब हो गया था, इसके साथ ही उसका सफ़ेद चेहरा भी काला हो गया था। जैद और यावर कभी मुझे देखते, कभी उस लड़की को देखते जो चेहरे के तासुरात बिगाड़े मुझे देख रही थी, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से में मज़ीद बड़ी हो गई थी। मैंने माजरत करने के लिए कान पकड़ के मज़लूम शक्ल बना के उसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे मालूम था वो नए पड़ोसी हैं जो 2 दिन पहले ही सामने वाले घर में शिफ्ट हुए थे, और मैं नहीं चाहता था नए पड़ोसियों के सामने अब्बू मुझे जलील करे। उसने इशारे से मुझे रुकने का कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही वो वापसी दरवाजे पर आई थी। ज़ैद और यावर हैरान कुन नज़रों से उसे देख रहे थे। उसने हाथ के इशारे से मुझे करीब आने का कहा। मैं बाइक से उतरा और उसके सामने जाके पूरे एतमाद से खड़ा हो गया। उसने अपना पीछा किया, हाथ बाहर निकाला और स्याही मेरी तरफ उछाल दी। मेरा पूरा चेहरा और यूनिफॉर्म ख़राब हो गया था। अब माफ़ किया, उसने कमर पर हाथ रख के हंसते हुए कहा था। उसकी हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मैं ना चाहते हुए भी हंसने लगा। मैंने दर से बालों में हाथ फेरा और घर की तरफ बढ़ गया। 1 हफ्ते बाद पढ़ाई से तो हम बिल्कुल ही फारिग हो चुके थे। कॉलेज में भी एडमिशन लेने में टाइम था, इसलिए हम दोस्त रात देर तक गली में बैठे गपशप लगाते रहते। यार, मैंने नोट किया है सामने वाली हसीना बार बार अरबाज को देखती है। जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ वो पीछे हो जाती है। यावर की बात सुनकर सारे दोस्तों की नज़र मुझ पर आ गई थी। हमें बताया भी नहीं, वाह अरबाज।
रहमत ने मुंह फेरते हुए कहा था। मैं तो यावर की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि उस दिन के बाद से मैंने उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं लड़कियों के चक्कर से हमेशा दूर रहता था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मुस्कुरा के बात ख़त्म की थी। मैं अपने माँ बाप की एक ही औलाद था, इसलिए लाड प्यार तो मिलता था, मगर घर के सारे काम भी मुझे करने पड़ते। अभी मैं सो के ही उठा था जब अम्मी ने मुझे हुक्म सुनाया, ये बिरयानी सामने वाले नए पड़ोसियों के घर में दे आओ। अम्मी ने मेरे हाथ में बिरयानी की प्लेट दी और मैं मुँह का प्यासा उठ के सामने वालों को बिरयानी देने चला गया। दरवाज़ा उसी हसीना ने खोला था। वो पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। उसकी गहरी कतई आंखें धूप में और हसीन लग रही थी। उसने जूड़ा बांधा हुआ था जिसमें से कुछ आवारा लटे उसके चेहरे पर गिरी हुई थी। गर्मी की शिद्दत से उसका सफ़ेद चेहरा लाल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, उसे शाइस्तगी से सलाम किया। ये बिरयानी अम्मी ने भेजी है। मैं नज़रें नीचे किए गोया हुआ, मगर दिल बार बार कह रहा था कि एक बार और देख ले। शुक्र अल्लाह का, वरना मैंने तो भूख से मर जाना था। उसने आंखें फैलाए मासूमियत से कहा तो मेरी नज़रें ना चाहते हुए भी उसके चेहरे का तवाफ़ करने लगी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। कोई लड़की मुझे इतनी हसीन लग रही थी। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर वापस घर पर आ गया। उस दिन के बाद मेरा उससे सामना नहीं हुआ था और ना ही मैं उसके घर किसी काम के लिए गया, क्योंकि मेरा दिल बगावत करना शुरू हो गया था और मैं इस रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, पढ़ लिख के तरक्की करना, क्योंकि मेरे बाबा एक प्राइवेट मुलाजिम थे और हमारे हालात कुछ खास नहीं थे, मगर फिर भी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। कहने को मैं 19 साल का था, मगर मुझ पर अब तक जिम्मेदारियाँ नहीं डाली गई थी। मौसम सुबह से खुशगवार था। हम दोस्त शाम में गली में बैठे कैरम खेल रहे थे। एकदम से ही सामने वाले घर से चीख पुकार की आवाज़ गूंजी थी। अल्लाह खैर, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं हसीना के घर की तरफ भागा। शोर शराबा सुन के लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। इत्तेफाक से घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं फ़ौरी तौर पर घर में दाखिल हो गया था। सामने का मंजर देख मेरी हालत कैर हो गई थी। वो हसीना नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी और फर्श पर खून फैला हुआ था। उसकी माँ और छोटी बहन रोते हुए उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बेसूद आंखें बंद किए पड़ी हुई थी। मैंने हिम्मत मुश्तमल की और आगे बढ़कर उस हसीना को गोद में उठाया और बाहर निकल गया। उसकी माँ भी मेरे हमरा थी। मैंने उसको रक्शे में डाला और फौरी तौर पर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। वो सीढ़ियों से गिरी थी, जिसके बाइस उसकी बहुत चोटें आई थी। सर पर चोट लगने की वजह से वो अब तक होश में नहीं आई थी। कुछ गली वालों के साथ मेरी अम्मी भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी और उस हसीना की माँ को दिलासा दे रही थी। मेरी ब्लू शर्ट खून में तर हो गई थी। आंखों में बार बार उसका मासूम चेहरा आ रहा था। मैं बेजान होते वजूद के साथ वहीं एक बेंच पर बैठ गया था। दिल की एक अजीब सी कैफियत थी जो मेरी समझ से बाहर थी। शाम से रात हो गई थी, मगर उसका होश नहीं आया था। डॉक्टर कह चुके थे अगर उसका अगले चंद घंटों में होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरा दिल भर आया था। मैं कमज़ोर लड़का नहीं था, मगर इस वक्त मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। काफ़ी देर तक मैं दिल में दुआएं करता रहा और फिर डॉक्टर की आवाज़ मेरी समातों से टकराई। पेशेंट को होश आ गया है। मैंने एक लंबा सांस खारिज किया और उठकर डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब कैसी है कहकशा बेटी? अम्मी की आवाज़ पर मैंने सेल पर से नज़रें उठा के दरवाजे की जानिब देखा था। वो उसी हसीना की वालदा से गुफ्तगू कर रही थी। उस दिन के बाद से मैंने उसे नहीं देखा था और ना उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरा दिल मुझसे बेगाना होकर उसका सोचने लगा था। ओह कहकशा, नाइस नेम। मेरे दिल ने बेइख्तियार उसका नाम पुकारा था। आंटी जी, मैं अपने सेल पर गेम खेलने में मगन था जब उस हसीना की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी। मैंने चौंक कर उसे देखा था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसका साफ शफाफ चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी लब, दराज कद। वो पीली फ्राक में मलबूस कोई अप्सरा लग रही थी। एक पल के लिए मैं उसमें खो गया था। आंटी कहाँ है? मेरी नज़रों का ताक़ुब करते हुए उसने मुझे गोली से नवाजा था। वो अम्मी अंदर होंगी। मैं उसे ढूंढने पर बेइख्तियार मुस्कुराया था। अम्मी ने बताया था आपने मेरी जान बचाई। मैंने सोचा आप मुझे देखने आओगे तो आपका शुक्रिया कह दूँगी, मगर आप तो एक बार भी नहीं आए घर मिस्टर अरबाज। वो कमर पर हाथ रख के लड़ने वाले अंदाज में मुझसे ऐसे बात कर रही थी जिससे हमारे ताल्लुकात कितने पुराने हों। उसकी हर बात पर मेरी मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। मैं गली में बैठा दोस्तों के साथ बातें करने में मगन था। किसी की नज़रों की तपिश मुझे अपने ऊपर महसूस हुई तो मैंने बेइख्तियार नज़र उठा के सामने खिड़की की जानिब देखा था, जहाँ वो हसीना खड़ी मुस्कुरा रही थी। वाह क्या आफत लड़की है, मेरे दोस्त ने उसकी जानिब देख के आँख मारते हुए कहा था, जिस पर तमाम लड़के कह के लगाने लगे। ये सब मुझे सख्त नागवार गुजरा था। मैंने गुस्से से उस हसीना को अंदर जाने का कहा, मगर वो ढीठों की तरह खड़ी मुस्कुरा रही थी और मेरे दोस्त बार बार उसकी जानिब देख के हुटिंग कर रहे थे। ये पहली बार था जब मुझे उस हसीना पर सख्त गुस्सा आया था। मेरे इशारा करने पर भी जब वो अपनी जगह से ना हिली तो मैं गुस्से में उठ के घर के अंदर चला गया। पता नहीं क्यों, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दूसरे लड़कों का उसकी तरफ मुतवज्जा होना।
मैं उससे सख्त नाराज़ था, इसलिए उसके घर की तरफ निगाहें उठा के भी नहीं देखता था। हालांकि मैं जानता था वो दुश्मन जहाँ वहाँ खड़ी मुझे तक रही होगी। दिन ऐसे गुजरते जा रहे थे। हमारा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया था और हर बार की तरह इस बार भी मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मेरे साथ साथ अम्मी भी बहुत खुश थी। अस्सलाम वालेकुम। किसी नुस्वानी आवाज़ पर मैंने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा था। सियाह कमीज, शलवार पर पीला दुपट्टा, लंबे घने बाल हाई पोनीटेल में मुखित थे। बड़ी बदानी आंखों पर खमदार घनीली पलकें। उसका ऐसा रूप देखकर मैं अपनी सारी नाराज़गी भूल गया था और अम्मी के साथ साथ मैंने भी मुस्कुरा के सलाम का जवाब दिया। उसने मुझे मुकम्मल नज़रअंदाज किया और आगे बढ़कर अम्मी के गले लगने के बाद अपना रिज़ल्ट दिखाने लगी। उसका रिज़ल्ट मुझसे भी ज़्यादा शानदार आया था। मैं सख्त हैरान था, रिज़ल्ट पर नहीं बल्कि उसके अम्मी से ऐसे गले मिलने पर जैसे वो उनकी सहेली हो। मैं हैरान परेशान सा वहाँ से बाहर निकल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि उस हसीना की मेरी अम्मी से इतनी दोस्ती हो गई है। आज मेरी सालगिरह थी। मैं 20 साल का हो गया था। ऑफ वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, माथे पर बिखरे बाल। मैंने गुरूर से अपने आप को आईने में देखा था। मेरी रंगत साफ थी मगर उस हसीना जितनी नहीं। मैंने अम्मी से बिरयानी की फरमाइश की और दोस्तों से मिलने बाहर चला गया। दोस्तों से मिलने के बाद मैं वापस घर आया तो मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी। मैं अम्मी को ढूंढता हुआ किचन की जानिब बढ़ गया था जहाँ मेरी नज़र उस हसीन सरापे से टकराई थी। टी पिंक कलर की घुटनों तक आती फूलों वाली फ्रॉक, एक तरफ स्टाइल से डाला दुपट्टा जिस पर लगे शीशे उसके चेहरे की तरह चमक रहे थे। उसके बाल खुले हुए किसी आबशार की मानन कमर पर गिरे हुए थे। उसने कपड़ों के हिसाब से ही लाइट पिंक मेकअप किया हुआ था। बिलाशुबा वो इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी। खैरियत अम्मी, कहीं आपने मेरे जन्मदिन की खुशी में कोई पार्टी तो अरेंज नहीं कर ली? मैंने अम्मी को देख हंसते हुए इस्तफसार किया। मेरी बात सुनकर उस हसीना के माथे पर शक्लें उभरी थी। मुझे यकीन हो गया था वो मुझसे नाराज़ है। आज मेरी बेटी की भी बर्थडे है, सिर्फ तुम्हारी नहीं है। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अम्मी की बात सुनकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। ओह, कितने साल की हो गई आप? 19 साल की। उसने एक लफ्ज़िया जवाब दिया और निगाहें फेर लीं। अम्मी ने मेरा खाना लगाया और खुद उसके साथ बातों में मशगूल हो गई। मैं मौके की तलाश में था कब अम्मी वहाँ से उठे और मैं उससे बात करूँ। वो मेरे सामने बैठी थी और मेरी नज़रें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। आखिरकार मुझे उससे बात करने का मौका मिल ही गया जब मम्मी किसी काम के लिए वहाँ से उठी। नाराज़ है मुझसे? मेरी बात पर वो अचानक चौंकी और फिर नॉर्मल होकर बैठ गई। मैं क्यों आपसे नाराज़ होंगी? नाराज़ तो उनसे होते हैं जो अपने हों। उसने मेरी तरफ देख के कहा। उसकी कत्तई आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसके चेहरे की मासूमियत चीख चीख कर कह रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लग गई है। सॉरी। मैंने एक कान पकड़ के उसकी तरफ देखा जिस पर वो गुस्से में उठकर पैर पटकती बाहर चली गई। गुजरते वक्त के साथ मेरी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी मगर वो दुश्मन जहाँ मुझे मुलाहाना भी पसंद नहीं कर रही थी। वो अक्सर मेरे घर आती थी और अम्मी से बड़ी खुशी से मिलती थी मगर मुझे देखते ही उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ जाते। उसकी ये हरकत दिन ब दिन मुझे तकलीफ़ में मुब्तला कर रही थी। मैं करता भी तो क्या करता, बस अपनी मोहब्बत को दिल में दबाकर चुपचाप उसकी बेरुखी बर्दाश्त करने लग गया। 2 साल बाद शानदार नंबरों से इंटर पास करते ही मुझे अच्छी जॉब मिल गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अम्मी को कहकशा के घर रिश्ता लेके भेज दूँगा। अम्मी मेरी कहकशा की पसंदीदगी से वाकिफ़ थी और ख़ुद भी कहकशा को बहुत पसंद करते थे मगर उस हसीना के तो रंग ढंग अभी भी वैसी थे, बस वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मगरूर हो गई थी। मेरे घर आना जाना उसने बंद कर दिया था। उसने जॉब करनी शुरू कर दी थी क्योंकि उसके वालिद हयात नहीं थे, इससे घर की सारी जिम्मेदारी उसने खुद संभाल ली थी। अब वो मुझे कम ही नज़र आती। महीनों हो जाते मैं उसके दीदार को तरस जाता। अगर कभी नज़र आ भी जाती तो नज़रें फेर लेती थी। मेरी खामोश मोहब्बत अब आहिस्ता आहिस्ता शोर मचा रही थी। सर्दी के दिन थे। चांद आसमान पर पूरी ताप से चमक रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बोझल तबीयत की वजह से टेरेस पर चला गया। खुली फ़िज़ा में सांस लेके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने इस वक्त टी शर्ट पहनी हुई थी जिससे मेरा वर्जिशी जिस्म मज़ीद नुमाया हुआ था। मैंने सेलफोन निकाला और मूवी देखने लगा। किसी की निगाहों की तपिश मुझे अपने आप पर लगातार महसूस हो रही थी। मैंने नज़रें उठा के देखा, सामने कहकशा खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा जगमगा रहा था। मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि आज उसने मुझे देख के नज़रें नहीं फेरी थी। मैंने फ़ोन बंद किया और रेलिंग पर हाथ जमा के खड़ा हो गया। कैसे हो? उसके बाद मेरी समातक तक पहुंची तो मैं चौंक गया। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। ज़हे नसीब मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला था। मेरी बात पर वो किसी फूल की तरह खिलखिला गई थी। कितने अरसे बाद देखी थी मैंने उसकी हंसी। मेरा दिल किसी छोटे बच्चे की तरह मचल रहा था। ये मेरा मामूल बन गया था। मैं रात में टेरेस पर जाता और उससे 2-4 बातें कर लेता। ऐसा करके मेरे दिल को सुकून मिलता था। वो मेरी ख्वाहिश से ज़रूरत बन गई थी। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द ही अपने जज्बात का इज़हार कर दूँगा और ये इज़हार छत पर खड़े होकर करना नामुमकिन
करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने कॉल पर बात करने का फ़ैसला किया। रात को वो दुश्मनी जहाँ वक्त पर टेरेस पर पहुँच चुकी थी। मैंने नज़र भर कर उसे देखा और उसके नंबर पर कॉल मिलाई। उसने फ़ौरी तौर पर कॉल रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और बात जारी की। वो बात बहुत शाइस्तगी से कर रही थी। आखिरकार मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी जब उसने कहा कि वो भी मेरे लिए ऐसे ही जज्बात रखती है। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था और क्यों ना होता, वो लड़की जिसे मैं 2 साल से पसंद करता रहा था वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। कहकशा मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मैंने फ़ोन पर उससे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था क्योंकि हमारी बात को भी काफ़ी वक्त हो गया था। नहीं अरबाज़, अभी अम्मी नहीं मानेंगी। पहले तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने पैर पर खड़े हो जाओ, फिर जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। उसकी बात सुन के मैं चुप सा हो गया था। क्या मैं इतना लायक भी नहीं था कि मेरी उससे मंगनी कर दी जाए? हालांकि ख़ानदान की कितनी ही लड़कियां मेरे ख्वाब देख बैठी थीं। अरबाज़, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि अम्मी को कोई एतराज़ हो। उसने मेरी खामोशी महसूस कर ली थी, इसलिए मुझे वदाहत देने लगी। उसकी बात सुन मैंने इस बात में सिर हिला दिया था। ज़ैद, जो पड़ोसी होने के साथ साथ मेरा बचपन का दोस्त भी था, उसकी बड़ी बहन की शादी थी। क्योंकि उनके ताल्लुकात महल्ले वालों से बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने पूरे महल्ले को शादी की दावत दी थी। ज़ैद की छोटी बहन मरियम कहकशा की बहन कशिश की पक्की सहेली थी, इसलिए उनकी फैमिली को भी खास तौर पर इन्वाइट किया गया था। कशिश कहकशा से 3 साल छोटी थी। बहुत हंसमुख सी लड़की, मगर खूबसूरती में वो कहकशा से मुकाबला नहीं कर सकती थी, बल्कि वो क्या गली की कोई लड़की कहकशा के मुकाबिल नहीं थी। लड़के और उनकी माँ कहकशा को सताइशी नज़रों से देखते थे और मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब तस्वर करता था जिससे कहकशा मोहब्बत करती थी, मगर ये महज मेरा तस्वुर ही रहना था, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। आज मुझे काम से आते देर हो गई थी। घर पहुंचकर मुझे अम्मी से डांट पड़ी। अब्बू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए अम्मी और मैंने ही शादी में जाना था। ब्लू कलर की शर्ट पर ब्लैक जीन्स मेरी वजाहत बढ़ा रही थी। मैंने जेल से बाल सेट किए, परफ्यूम का भरपूर तरीके से अपने ऊपर छिड़काव करने के बाद मैं जाने के लिए निकल गया। बड़े और शानदार बैंक्वेट हॉल के आगे मैंने अपनी बाइक रोकी थी। हॉल के बाहर ही ज़ैद और मेरे चंद दोस्त खड़े थे। ज़ैद ने मुझे इशारे से सलाम किया तो मैंने उसे इशारे में ही सलाम का जवाब दिया। अम्मी का हॉल के अंदर जाने का कहकर मैं बाइक साइड में खड़ी करने चला गया था। बाइक खड़ी करके मैं अपने दोस्तों की जाने पड़ ही रहा था जब मुझे रक्शे में से उतरता हुआ वो हुस्न की रानाइयों का पिकर दिखा। उसने गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था। नाजुक सा नेकलेस उसकी सुराहीदार गर्दन को मज़ीद नाजुक बना रहा था। सियाह घने बाल कमर पर फैले हुए थे। बड़ी बड़ी खतई आंखें। हाय, मैंने दिल पर हाथ रखा था। क्या वो सच में दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी या बस मुझे लगती थी? इस बात का जवाब मुझे कुछ देर में मिलने ही वाला था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसकी जानिब बढ़ने लगा। वो दुश्मन जहाँ तेज़ी से हॉल के अंदर चली गई थी। मेरी नज़र उसकी बहन कशिश पर पड़ी। वो टिकटिकी बांधे मुझे ही देख रही थी। उसकी नज़रों में कुछ खास था, कुछ जज्बात जिन्होंने मुझे उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। मैंने पहले भी उसे देखा था, मगर कभी गौर नहीं किया। मैंने उस पर से नज़रें हटाई और एतमाद से चलता हुआ अंदर चला गया। मैंने सुना है आज ज़ैद या किसी लड़की को यहाँ पर पोस्ट करने वाला है। ये ज़ैद का कज़न था जो हमारे साथ ही बैठा था। उसकी बात सुन के मैं चौंका था। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है। ज़ैद पीछे से आते हुए उसकी बात सुन चुका था। वो सियाह रंग कुर्ते शलवार में मलबूस था जिसके ऊपर उसने सियाह बास्केट पहनी हुई थी। कौन है वो खुशनसीब? मैंने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए तजस्सुस से इस्तफसार किया था। हमारी गली में रहती है। अच्छा, नाम क्या है मोहतरमा का? नाम नहीं बता सकता, ये सरप्राइज़ है। मेरी बात सुनकर ज़ैद ने स्टाइल से कहते हुए अपनी बालों पर हाथ फेरा था। अच्छा, कुछ इशारा ही दे दो, हम कौन सा किसी को बता देंगे। इस बार यावर ने बात छेड़ी थी। चलो, तुम लोग क्या याद करोगे? उसके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट के है और मेरी ही नहीं, मेरी अम्मी और बहन को भी बहुत पसंद है, बल्कि उनकी सहेली है। ओह, यानी कशिश। मैं दिल में सोच के मुस्कुराया था। वो दुश्मनी जहाँ कशिश के साथ इधर उधर टहल रही थी। मैं मौके की तलाश में था कि कब कशिश वहाँ से हटे और मैं कहकशा से बात करूं। आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया था। कशिश अपनी दोस्त के साथ आगे पीछे हुई थी जब मैं कहकशा के सर पे पहुंचा था। कैसी है जाने जहाँ? मैंने उसकी हसीन आंखों में झांकते हुए कहा था, जिस पर वो नज़ाकत से हंसी थी। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। उसने मेरी तरफ देख मोहब्बत से कहा था। ये मेरे अल्फाज से जाने अरबाज़, आप इन्हें नहीं ले सकती। मैंने गंभीर लहजे में कहा था। मेरी बात सुन के वो शर्मा गई। मुझे अम्मी बुला रही हैं, मैं जाती हूँ। उसने मुझसे नज़रें चुराई और फ्लोर की जानिब चल दी। मैं वापस दोस्तों में आगे बैठ गया। रुखसती हो चुकी थी, मगर ज़ैद ने मेहमानों को थोड़ी देर रुकने के लिए बोला और वहाँ से गायब हो गया। थोड़ी देर में हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई थी। रोशनी का हल्का सा दायरा दरमियान में नमूदार हुआ था, जिसमें ज़ैद खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में माइक था जिसकी आवाज़ पूरी महफिल में गूंज रही थी।
गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने अपने दिल के बादशाह को अपने जज़्बात से आगाह करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि वो हसीना मेरे दिलो दिमाग पर कब्ज़ा की हुई है। उसके बगैर ज़िंदगी बहुत फीकी लगती है। आज इस महफ़िल में उस लड़की को मैं सबके सामने अपना बनाने की पेशकश करना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं वो लड़की कौन है? वो लड़की है कहकशां। विल यू मैरी मी कहकशां रहमान। मैं मुस्कुरा कर ज़ैद की बात सुन रहा था, मगर कहकशां का नाम सुनते ही मुझे 120 वॉट का झटका लगा था। रोशनी का हल्का सा दायरा कहकशां पर पड़ा था, जिससे उसका चेहरा चाँद की तरह चमक रहा था। प्लीज़ कहकशां, एक्सेप्ट माई लव एंड माई प्रपोजल। ज़ैद ने आगे बढ़कर घुटनों के बल कहकशां के कदमों में बैठकर उसने गुलाब पेश किया था। रोशनी के 2 दायरे मिलकर एक हो गए थे। कैसे तो कहकशां का नाम भी आता है। मैं कैसे भूल गया, जब वो मुझे पसंद हो सकती है तो ज़ैद को क्यों नहीं। मैंने सबसे अपनी मुट्ठियाँ बींची थीं। नो वे, आई कांट लव यू। इससे पहले मैं आगे बढ़कर कुछ करता, कहकशां की आवाज़ माहौल में गूंजी थी। ज़ैद हक्का बक्का खड़ा कहकशां को देख रहा था। कोई बात नहीं कहकशां, प्यार भी हो जाएगा तो मैं ऐसे इनकार नहीं कर सकती। आखिर क्या कमी है मुझ में? ज़ैद ने टूटे हुए लहजे में कहा था। कहकशां के इनकार ने उसे भरी महफिल में रुस्वा कर दिया था। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, कहकशां कहते हुए बाहर निकल गई थी। उसके पीछे कशिश और उसकी वालिदा भी हैरान परेशान बाहर चली गई थी। किसी को भी कहकशां और मेरे ताल्लुक़ का नहीं पता था, इसलिए कहकशां की बात सुन के सब हैरान हो गए थे। इस वक्त मुझे फ़ख्र हुआ था अपनी मोहब्बत पर और अपने महबूब पर। घर पहुंचकर अम्मी ने सबसे पहले सवाल यही पूछा, कहकशां जिस लड़की से मोहब्बत करती है वो तुम ही हो ना? अम्मी के इस तरह तफ्तीश से इस्तफसार करने पर मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। जी अम्मी, आपको तो पता है सब, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही मैंने देखा है कहकशां में बहुत तब्दीली आ गई है। पहले तो घर भी आती जाती थी, मुझसे अच्छे से मिलती थी, मगर अब सलाम दुआ तक महदूद हो गई। अम्मी की बात से मैंने इत्तेफाक किया, क्योंकि उसका ये बदलाव मैं भी नोट कर चुका था। खैर, मैंने अम्मी का एतमाद में लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी तरफ से बदगुमान नहीं होना। क्या हुआ मेरी हसीना को? कहकशां की मुझे हुई आवाज़ सुन के मैंने नरमी से इस्तफसार किया, जबकि मैं जानता था आज उसका मूड शादी में होने वाले तमाशे की वजह से ख़राब है। कुछ नहीं, ये ज़्यादा अपने आप को समझता क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने प्रपोज करने की? उसकी आवाज़ में शदीद गुस्सा था। बुरा तो मुझे भी लगा, बहुत दिल कर रहा था ज़ैद का गिरबान पकड़ लूँ, मगर तुम्हारी इज़्ज़त की खातिर काबू करके खड़ा रहा। मैंने हंसते हुए कहा था, अरबाज़, मैं आपको दिल से चाहती हूँ, आपके सिवा किसी का सोच भी नहीं सकती। उसकी मोहब्बत जताने पर मेरे दिल को अंदर तक सुकून पहुँचा था। अरबाज़ बेटा, आज कशिश का पेपर है, उसका रिक्शे वाले नहीं आया, तुम उसको सेंटर तक छोड़ दोगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पेपर शुरू होने में कुछ देर ही बाकी है। मैं जॉब पर जाने के लिए निकल रहा था जब कहकशां की अम्मी ने अपनी परेशानी बयान की। उनके इस तरह इल्तिजा करने पर मैं कशिश को ले जाने के लिए राज़ी हो गया था, वरना कशिश का मोहब्बत कुन नज़रों से देखना मुझे खौफ में मुब्तला कर देता था। मैं अक्सर उसे नोट करता रहता था। जितना ध्यान वो मुझ पर देने लगी थी उतना कहकशां भी नहीं देती थी। वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी और इस वक्त यूनिफॉर्म में मलबूस थी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया तो वो बाइक पर बैठ गई। वो कहकशां से ज़्यादा दुबली पतली थी, उसकी रंगत सांवली थी, अलबत्ता नकुश कहकशां से ज़्यादा खड़े थे। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ से बैग पकड़ के बैठ गई। थोड़ी दूर जाके वो मुझसे मुखातिब हुई थी। एक बात पूछूं आपसे? उसने धीरे से कहा था। मेरे कंधे पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। मैंने इस बात में सर हिलाया। आपको कोई लड़की पसंद है? उसके इस तरह के सवाल पर मैं चौंका था। क्या मतलब? नहीं, बस ऐसी। आइंदा के बाद मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अकड़ के कहने पर उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। मैंने जानबूझकर उससे ऐसे लहजे में बात की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो मेरे लिए किसी भी किस्म की खुशफहमी का शिकार हो। 2 साल बाद, दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल गुजर गए। मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, जिसके बाद मेरी शानदार सी जॉब लग गई थी। मैं जल्द ही अम्मी को कहकशां के घर भेजने वाला था। जॉब के बाद अम्मी अब्बू ने फ़ैसला किया कि अब दूसरा घर खरीद लिया जाए, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। घर दूसरा लेने की सूरत में कहकशां मेरी नज़रों के सामने से हट जाती। वैसे उसकी मसरूफ़ियत के बाइस अब बहुत कम बात होती थी। वो रात देर से घर आती थी। मैंने कभी ना कभी मुझे उसकी सूरत देखने या उससे बात करने का मौका मिल ही जाता था। मैं उस पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए शक का कभी कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। कहकशां के घर में किसी को हमारे ताल्लुक़ का इल्म नहीं था, और कशिश, उसको तो पता नहीं खुदा ने कौन सी ढीठ मिट्टी से बनाया था। वो मुझे देखने और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढने से बाज नहीं आती थी। मैंने आखिरी बार उसको सही तरीके से जलील किया था और इसके बाद वो बस मुझे खामोशी से देखती रहती थी। उसकी खामोश नज़रें मुझे उसके दिल का हाल बताती थी। खैर, मुझे मेरी मोहब्बत मिली हुई थी, मुझे क्या ज़रूरत थी उसकी मोहब्बत की कदर करने की? मुझे उसकी मोहब्बत की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं थी। आखिरकार मैं दूसरा घर लेने के लिए राज़ी हो ही गया, क्योंकि थोड़े अरसे बाद तो कहकशां को मेरे पास आ जाना था।
इसलिए उससे दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उससे इश्क करता था और इश्क जब बढ़ता है तो दर्द का बाइस बनता है, और ऐसे कुछ मेरे साथ होने वाला था। हम नए घर में शिफ्ट हो गए थे। अम्मी अकेले काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने हमरा कशिश को ले आई थी। मैं सब हैरान हुआ था। अम्मी से कशिश की बिल्कुल वैसी दोस्ती हो गई थी जैसे कभी कहकशा से रहती थी। मगर एक अरसा हो गया था कहकशा ने मेरे घर में आके झाँका भी नहीं था। खैर, महबूब की हर गलती माफ़ होती है। कशिश ने बहुत तेज़ी से सारा काम समेटा था। बिलाशुबा वो बहुत सादा लड़की थी। रात में सबने साथ बैठकर खाना खाया था। कशिश की नज़रें मुझे अपने ऊपर मुसलसल महसूस हो रही थी, मगर मैंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखना पसंद नहीं किया था। अम्मी के कहने पर मैं बहुत बददिली से कशिश को घर छोड़ने गया था। गली के कोने पर मुझे एक कार खड़ी दिखाई दी जिसमें से कहकशा निकल रही थी। उसकी नज़रें मुझ पर पड़ चुकी थी। मैंने कशिश के घर के सामने बाइक रोकी थी। कशिश अंदर जा चुकी थी। अब तक कहकशा भी चलते हुए मेरी जानिब आ गई थी। कैसे हो अरबाज? उसने अजनबी लहजे में पूछा था। किसके साथ आ रही हो? मैंने उसका सवाल नज़रअंदाज की गुस्से में पूछा था। ये पहली बार था जो मैंने उससे ऐसे सवाल किया था। लेट हो गई थी, गाड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए दोस्त छोड़ने आ गई थी अपने डैड के साथ। मेरी बात सुन के उसने अकड़ कर जवाब दिया और अंदर चली गई। मैं कतरे मुतमईन हो गया था। हमारा न्यू घर बहुत खूबसूरत था। बड़े बड़े कुशादा कमरे, छोटा सा ड्राइंग रूम, छोटा सा हरा भरा लॉन। मैं अक्सर उस घर में कहकशा और ख़ुद को तसव्वुर करता था। एक हफ़्ता हो गया था मेरी कहकशा से बात नहीं हुई थी। मैं चाहता था कहकशा से पूछकर अम्मी को रिश्ता लेके भेज दूँ। उसका नंबर मुसलसल बंद था। खैर, मैंने सोचा सीधा अम्मी अब्बू को ही भेज देता हूँ, क्योंकि अब इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होना था। अगले दिन अम्मी अब्बू मिठाई और फ्रूट लेकर उसके घर जा चुके थे। मैं उनकी वापसी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में अम्मी अब्बू वापसी आए तो उनके चेहरे बुझे हुए थे। मेरी छोटी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई थी। मना कर दिया है कहकशा ने। अम्मी के अल्फाज थे या कोई खंजर जिसने बुरी तरह मेरे दिल को चीर फाड़ दिया था। अम्मी, क्या हो गया? आपको कोई गलतफहमी हुई है? कहकशा क्यों मना करेगी? नुसरत आंटी ने मना किया होगा। नुसरत आंटी ने नहीं, कहकशा ने मना किया है, वो भी हमारे मुँह पे खड़े होके। नुसरत आंटी तो सख्त शर्मिंदा हुई। कहने लगी, कहकशा की जगह कशिश को मांगे तो मैं हाँ कर दूँगी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने सख्त लहजे में कहा था। मुझे अपना आप टूटता हुआ महसूस हुआ था। नहीं, कहकशा ऐसा नहीं कर सकती। उसने कशिश की वजह से ऐसा किया होगा। अम्मी, मेरी कहकशा ऐसी नहीं है। मैं ज़मीन पर ढहसा गया था। मेरी हालत देख अम्मी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैंने पहले ही बोला था, बेटा इस राह पर नहीं चलो, कुछ हाथ नहीं आता। आजकल लोगों के बहुत से चेहरे हैं, बहुत से राज है। दुनिया का दूसरा नाम ही फरेब है। यहाँ सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बल्कि दूसरों के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हैं कि वो ऐसा करके खुदा की पकड़ से बच जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है। खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना है। अम्मी मेरे सर पर हाथ रख के मुझे समझाने लगी। अम्मी, क्या मतलब? कहकशा ने मेरे साथ क्या फ़र्क किया है? मैंने अम्मी की बात सुन के हैरानगी से पूछा था। उसने कहा है वो किसी और से मोहब्बत करती है और अरबाज से दोस्ती के सिवा का भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। अम्मी की बात सुन के मेरी जान निकल गई थी। क्या कहकशा ने मुझे धोखा दिया? इतना अरसा ये सब मजाक था जो वो मेरे साथ कर रही थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं एक उम्मीद से उठा और बाइक स्टार्ट करके पुराने मोहल्ले की तरफ चला गया। कशिश, मुझे कहकशा से मिलना है। दरवाज़ा कशिश ने खोला था। मैंने उससे इल्तिजा की थी। मेरी ऐसी हालत देख के कशिश भी परेशान हो गई थी। आप बैठे, मैं उनको बुलाती हूँ। उसने मुझे सोफ़े पर बैठने का इशारा किया और खुद सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बेवफा टहलती हुई सीढ़ियों से उतरी थी। उसने ट्राउज़र पर टी शर्ट पहनी हुई थी, शानों पर चादर फैलाई हुई थी। मैं उसको देखते ही खड़ा हुआ था। जी बोले, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कशिश को अंदर जाने का इशारा किया। मैं जानता था वो कशिश के सामने ड्रामे कर रही है। कशिश के जाते ही वो अपने आप में आई थी। क्यों मेरी ज़िंदगी जानों बना रहे हो और तुम्हारे पास? एक बार बोल दिया ना, नहीं कर सकती तुमसे शादी, किसी और से मोहब्बत करती हूँ। उसने इतने आराम से कहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मोहब्बत किसी और से करती हो तो मुझसे क्या था? मैंने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। तुमसे तो मजाक था, ऐसे दिल बहलाने के लिए तुमसे बात करती थी। उसने कंधे उचका के लापरवाही से जवाब दिया। उसकी बात सुन मुझे तेज आया था। मैंने उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म का घटिया मजाक करने की? तुम्हें ज़रा सा तरस नहीं आया मुझ पर? 1000 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी, मगर मैंने किसी को तुम्हारे लिए देखा तक नहीं। तुमने ये सिला दिया मेरी मोहब्बत का। मैंने उसके बालों पर गिरफ्त सख्त की थी। छोड़ो मुझे अरबाज, वरना चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी। उसकी बात सुन के मैंने उसके बाल छोड़े थे। कशिश भी घबराई हुई कमरे से निकल आई थी। अच्छा, ये तो बता दो उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? ये कहते हुए मेरी आँख से आंसू निकल कर मेरे चेहरे को भिगो गए थे।
दौलत, बेतहाशा दौलत जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अब देखो तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर कशिश का दुपट्टा उतार फेंका था। मैं नाम आंखों से उसकी हरकत देख रहा था। आप ही क्या कर रही हैं आप? कशिश कहते हुए दुपट्टा उठाने के लिए जैसे नीचे बढ़ी थी, कहकशा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार के बाजू से उसकी आस्तीन फाड़ी थी। मैं उसके इस अमल पर करंट खा के पीछे हुआ था। उससे पहले मैं कुछ सोचता उसने चीख चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया था। कशिश रोती हुई खुद में सिमट गई थी। ये इंसान मेरी बहन की इज्जत के साथ खेल चुका है। कहकशा ने आगे बढ़कर दुपट्टे से बेनियाज कशिश को अपनी चादर में छुपाया था। कशिश अपनी इज्जत की नीलामी देखकर बेहोश हो चुकी थी। मोहल्ले की खवातीन आगे बढ़कर कशिश को कमरे में ले गई थी। मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती की है इस जानवर ने। हमें इंसाफ चाहिए, कहकशा ने रोते हुए कहा था। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग कशिश से पूछ लेना। मैंने मफलूज होते दिमाग से कहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कहकशा ऐसी हो सकती है। उसका दूसरा रूप इतना भयानक था। वो मुसलसल चीख पुकार मचा रही थी। इतने में नुसरत आंटी जो किसी काम से बाहर गई थी वापस आ गई थी। कहकशा की बात सुनकर उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और नीचे बैठकर रोने लगी। मोहल्ले वालों ने मेरे अम्मी अब्बू को भी वहाँ बुला लिया था। मेरे दराया और मेरे कदकाठ को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि आगे बढ़कर मुझे मार सके। मैं खामोश खड़ा कहकशा का तमाशा देख रहा था और कशिश के होश में आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक वही थी जो सबको हकीकत बता सकती थी। अम्मी अब्बू जैसे घर में दाखिल हुए थे, नुसरत आंटी ने रोना पीटना शुरू कर दिया था। इसके बाद अब्बू ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे पर न जाने कितने थप्पड़ मारे थे। सामने कहकशा सीने पर हाथ बंधे एतमाद से खड़ी थी। हमने फैसला किया है अरबाज और कशिश का निकाह करके यही बात ख़त्म कर दी जाए या अरबाज पर केस कर दिया जाए। फैसला आप लोगों के हाथ में है। मोहल्ले के किसी बुजुर्ग ने फैसला सुनाया था। न जाने कितने लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, मगर मेरे को समझ नहीं आ रही थी। कशिश के होश में आने से पहले किसी को कोई हक नहीं फैसला सुनाने का। मैंने सर लहजे में कहते कहकशा को तासुब से देखा था। थोड़ी देर में कशिश को होश आ गया था। मैं जैसे अंदर जाने लगा तो कहकशा की आवाज़ आई, इस जानवर को मेरी बहन के सामने नहीं लेके जाए। हो सकता है वो इसे डर के झूठ बोल दे। उसकी बात सुन के मेरे कदम वहीं रुक गए थे। वो मेरी बराबर में से होती हुई कमरे की तरफ बढ़ी थी। थोड़ी देर के लिए माहौल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। अम्मी कमरे से निकलकर मेरे पास आई। अम्मी, मैंने पूरा लफ्ज़ बोला भी नहीं था जब अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अम्मी नहीं बोलना मुझे, माँ नहीं हूँ मैं तुम्हारी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है अरबाज। मुझे किसी की बात पर भरोसा नहीं था। मुझे लगता था मेरा बेटा ऐसा नहीं है। बस कशिश के होश में आने का इंतज़ार था, मगर कशिश की बात सुन के मेरी सारी खुशफहमी ख़त्म हो गई। मौलवी साहब को बुलाया जाए। इसका निकाह भी और इसी वक्त उस मासूम लड़की से होगा जिसकी इज्जत इसने इस तरह नीलाम की है। अम्मी की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया था, मगर कहकशा के साथ साथ कशिश भी मेरी नफरत में शामिल हो गई थी। निकाह होते ही मैं घर से बाहर निकल आया था। आंसू थे जो आँख से निकलने के लिए बेकरार थे। मैं पैदल चलते चलते बहुत दूर आ गया था। मैंने क्या सोचा था और मुझे क्या मिला था? मेरा दिल दर्द से फट रहा था। ये दुख ही बहुत बड़ा था कि कहकशा मेरी ज़िंदगी में नहीं रही थी। ये बात तो तय थी कि मैं कहकशा की जगह कभी किसी को नहीं दे सकता था, कशिश को भी नहीं। मुझे मोहब्बत नाम से भी सख्त नफरत हो गई थी। मेरा मामूल बन गया था रात देर तक घर से बाहर रहता। अम्मी अब्बू ने मुझसे बिल्कुल बातचीत बंद कर दी थी। नुसरत आंटी ने निकाह वाले दिन कह दिया था कि वो फ़िलहाल रुखसती नहीं करेंगी। थोड़े दिनों बाद अम्मी अब्बू कशिश से मिलने गए तो पता चला कहकशा घर से किसी अमीर दादी के साथ भाग गई है। कशिश ने सारी सच्चाई मोहल्ले वालों समेत सबको बता दी है और मेरी बेगुनाही साबित हो चुकी है। उस दिन मैं बहुत रोया था। मैंने तय कर लिया था इस बेवफा के लिए अब नहीं रहूँगा और कशिश को अपनी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं करूँगा। अम्मी अब्बू का मुझसे रवैया पहले जैसा हो गया था, मगर मैं पहले जैसा कभी नहीं हो सकता था। चंद महीनों बाद मैं ऑफिस से आया तो कशिश को घर में पाया। कशिश के साथ नुसरत आंटी भी थी। मैंने उसे देखते ही नफरत से नजरें बह रही थी। और बात मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी। कशिश मेरे कदमों में बैठी माफ़ी मांगने लगी। बेटा हमें माफ़ कर दो। उसके कहने पर हमने तुम्हारे पास साफ किरदार पर शक किया, जो हमारी इज़्ज़त की परवाह किए बगैर ही घर से भाग गए। नुसरत आंटी भी मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहकशा को बुरा भला कहने लगी। आप लोग मुझे माफ़ कर दें। तुम बहनों ने क्या मेरा तमाशा बना रखा है? कभी एक ज़िंदगी से कहल कर चली जाती है तो कभी दूसरी कहलने आ जाती है। मैंने उससे बाजू से पकड़कर अपने रूबरू खड़ा किया था। और तुम मेरी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं हो सकती। मैं तुम्हें तलाक नहीं अरबाज, प्लीज़ मुझे तलाक नहीं दो। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। कशिश ने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ज़ोरदार चीख मार के कहा था। ठीक है, तलाक नहीं चाहिए ना, बैठे रहो मेरे नाम पर, मगर कभी मेरी नज़रों के सामने नहीं आना, जान से मार दूंगा तुम्हें। मैंने उसे गुस्से से धक्का दिया और कमरे में चला गया। 1 साल बाद, बेटा उसको माफ़ कर दो, उसकी गलती नहीं है। उसने मुझे बताया था कि कहकशा ने उसे धमकी दी थी कि अगर कशिश ने सबको सच बता दिया तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए उसे सबको झूठ बोलना पड़ा। उसको घर ले आओ बेटा, बहुत अरसा हो गया है। कब तक तुम
खुद तन्हा रहोगे, मुझसे तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती। आखिर हम बूढ़े माँ बाप पर भी रहम करो, उस घर का सन्नाटा हमें खा जाएगा। आज पूरे साल बाद अम्मी ने मुझसे उसके मुतालिक बात की थी। उस दिन के बाद से मैंने कशिश को नहीं देखा था। अम्मी अब्बू खुद उससे मिलने चले जाते थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता अम्मी, आप उससे बोल दें, जब उसे तलाक चाहिए मुझे बता दें, मैं उसको आज़ाद कर दूँगा और आइंदा के बाद मैं अपने घर में उसका नाम नहीं सुनूँ, वरना मैं घर छोड़ कर चले जाऊँगा। फिर आप रख लेना उसे। यहाँ मैं कहकर बाहर निकल गया था। आज सुबह से तबीयत नासाज थी। मैं ऑफिस आके जल्दी जल्दी काम में डालने लगा ताकि घर जल्दी चला जाऊँ। मैंने दराज से फाइल्स निकाली और लैपटॉप खोलकर चेक करने लगा। अभी मुझे काम करते थोड़ी देर ही हुई थी जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने टेबल पर से फ़ोन उठाया। अम्मी जान स्क्रीन पर जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी अम्मी। मैंने कॉल रिसीव करते ही कहा था, अरबाज़ बेटा जल्दी घर आ जाओ। अम्मी की आवाज़ से लग रहा था वो रोए हैं। अम्मी क्या हुआ मुझे बताएं, सब खैरियत तो है? अम्मी की बात सुन के मैं मुतफक्किर होकर पूछने लगा, बेटा नुसरत आंटी का इंतकाल हो गया है। अभी कशिश का फ़ोन आया था, वो बहुत रो रही थी, तुम जल्दी आ जाओ। अम्मी बताते हुए फिर से रोने लगी थी। मैंने अम्मी की बात सुन के कॉल काटी और फौरी तौर पर घर के लिए निकल गया। नुसरत आंटी की अचानक मौत से कशिश को गहरा सदमा पहुंचा था। वो बुत बनी एक कोने में बैठी थी। तदफीन के बाद जब सब लोग अपने घर चले गए, अम्मी मेरे पास आई। बेटा कशिश की हालत बहुत ख़राब है, हम उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, तुम कहो तो हम उसे घर ले जाएं। अम्मी ने हिचकिचाते हुए पूछा था, क्योंकि कशिश के जिक्र पर मेरा रद्द-ए-अमल इतना सख्त हो जाता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था मैं किससे मुखातिब हूँ। खैर ये वक्त कोई सख्त रद्द-ए-अमल करने का नहीं था। कशिश का नुसरत आंटी के अलावा कोई न था, इसलिए मेरे निकाह में शामिल होने की वजह से मेरा फ़र्ज़ था मैं उसको सहारा दूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया और घर चला गया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एक अशा की बहन को अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त करना। उससे घर आए हुए 1 हफ़्ता हो गया था, मगर मेरा उससे सामना नहीं हुआ था। वो हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। आज मैं ऑफिस से वापस आया तो मेरी नज़र सोफ़े पर बैठे मजिद पर पड़ी। वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसकी आंखों में गहरे सियाह हल्के थे। सियाह रंग की चादर में उसने अपने आप को लपेटा हुआ था। उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मैं नफ़रत से नज़र फेंक कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। धीरे धीरे जहाँ कशिश सदमे से बाहर निकल रही थी, वहीं मेरी नफ़रत में मज़ीद इजाफा हो रहा था। अब वो अम्मी के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती थी, जिसकी वजह से उसका सामना मुझसे बार बार होता था। पहले तो मैं खामोशी से नज़रें फेर लेता था, मगर अब बात बात पर उसको ज़लील करना मुझ पर जैसे वाजिब हो गया था। मैं बिल्कुल सही सोचता था। वो बहुत ही ढीठ किस्म की लड़की थी। मेरी नफ़रत करने के बावजूद वो मुझसे मोहब्बत से पेश आती थी। मेरी बात पर जवाब देने के बजाय वो खामोश रहकर सब्र के घूंट पीती थी। अम्मी अब्बू कई बार उसकी हिमायत में बोल उठते थे, मगर मैं उनको भी गुस्सा दिखा के चुप करा देता था। खैर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कहकशा के जुर्म की सज़ा कशिश को देने में। 2 साल हो गए थे कहकशा को मेरी ज़िंदगी से गए हुए। इन 2 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं आई थी जब मैं सुकून से सोया हूँ। एक बोझ था जो दिल पर रहता था। मैं अक्सर टेरेस पर जाकर बैठ जाता। खुली फ़िज़ा में मुझे अपना आप हल्का महसूस होता था। आज भी मैं कमरे से निकलकर टेरेस की तरफ जा रहा था जब मुझे सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में से किसी के रोने की आवाज़ आई। वो कमरा कशिश का था। मेरे कदम खुद ब खुद उसके कमरे की जानिब चल दिए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने कमरे में झाँका। वो नमाज़ पर बैठी खुदा को अपनी नमाज़ सुना रही थी। मैं जाने के लिए पलटने ही लगा था जब उसके मुंह से अपना नाम सुन के रुक गया। या अल्लाह पाक, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी अरबाज़ मेरे साथ ऐसा करते हैं। तू जानता है ना, मैंने हमेशा से अरबाज़ को खुलूस से चाहा है। फिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? क्या ये इस दुनिया का रिवाज है कि किसी के किए की सज़ा कोई और भुगते? क्यों कहकशा आप ही की वजह से अरबाज़ मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? या अल्लाह, तो अरबाज़ के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना दे ताकि मैं पूरी ज़िंदगी उनके साथ रह सकूँ। दुआ करते करते वो हिचकियों से रोने लगी थी। उसकी बात सुन के मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मेरी कनपटियाँ दर्द से फटने लगी थी। मैंने एक नज़र कशिश के चेहरे पर डाली। वो अब भी रोने में मशगूल थी। मैं उसे कहकशा की जगह तो नहीं दे सकता था, मगर मैंने सोच लिया था अब मैं उसे नरमी से पेश आऊँगा। मेरे दिल से उसके लिए नफ़रत की गिराहें खुलना शुरू हो गई थी। कशिश, मेरा नाश्ता बना दो। मैं सो के उठ के बाहर गया था। अम्मी और कशिश सोफ़े पर बैठी बातें कर रही थी। मेरे इस तरह से उससे मुखातिब करने पर वो दोनों चौंक गई थी। कशिश जल्दी से उठकर किचन की जानिब लपकी थी। मैं अपने आप को कदर में रखते हुए फ्रेश होने चला किया। कुछ वक्त रखने के बाद उसने हिचकिचाते हुए मेरे सामने नाश्ता पेश किया था। हिचकिचाना तो बनता था। जो शख्स उसके हाथ से पानी पीना गवारा नहीं करता था, वो आज उसके हाथ का बना हुआ नाश्ता कर रहा था। उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी, जिसे देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई थी। माशाल्लाह, कितने अरसे बाद मैंने अपने बेटे को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है। अम्मी ने मेरी तरफ देख प्यार से कहा था। अम्मी की बात से मैंने इत्तेफाक किया था, मगर मुझे नहीं पता था हमेशा के लिए मेरे लबों की मुस्कुराहट का ज़रिया वो मासूम लड़की बनने वाली थी।
आज ऑफिस गया तो पता चला कि ज़रूरी काम के सिलसिले में स्टाफ को चंद महीनों के लिए दुबई जाना है। मैं बहुत खुश था क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क जा रहा था। खैर मैंने अम्मी अब्बू की दुआएं ली और कशिश को अम्मी अब्बू का ख्याल रखने की ताकीद करके एयरपोर्ट रवाना हो गया। हम दुबई पहुंच गए थे। काम ज़्यादा था इसलिए पूरा महीना मसरूफियत में गुजर गया। काम का बोझ हल्का हुआ था। हमने तय किया कि अब दुबई में थोड़ा घूम फिर लिया जाए। मैं और मेरे दोस्त साथी शॉपिंग मॉल के लिए निकल गए। दुबई का माहौल पाकिस्तान से काफ़ी मुनफरद था। खैर मैंने मॉल में जाकर अम्मी अब्बू के लिए कीमती तोहफ़े खरीद लिए थे। अब बची थी कशिश। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कशिश के लिए क्या खरीदूँ। इसी कश्मकश में मुब्तला मैं क्लॉथ कलेक्शन की जानिब बढ़ा था, लेकिन वहाँ खड़े दो नफूस को देख मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। वो कहकशा थी, हाँ कहकशा रहमान, जो किसी मर्द के हाथों में हाथ डाले मकड़ी कपड़े खरीद रही थी। ये मंजर देख मेरी आंखें धुंधला गई थी। जहाँ मुझे होना चाहिए था वहाँ कोई और था। वो तो बहुत खुश थी। सज़ा तो मोहब्बत करने वालों को मिलती है, जो कि कशिश और मुझे मिल रही थी। मैंने नज़र उठा के देखा तो कहकशा सुर्ख रंग के घेरदार फ्रॉक पर हाथ रखे खड़ी थी। उसके साथ खड़ा मर्द, जो यकीनन उसका शौहर था, वो फ़्रॉक लेने से इनकार कर रहा था, जिसे देख कहकशा मुंह बना के उस मर्द के साथ आगे बढ़ गई थी। वो बहुत खूबसूरत फ़्रॉक थी। मैंने सोच लिया था मुझे कशिश के लिए यही तोहफ़ा लेना है, और इस तोहफ़े के साथ अब मैंने उसे वो सब हुकूक भी देने थे जो उसका हक़ थे। 6 महीने बाद मैंने पाकिस्तान की सरज़मीन पर फिर से कदम रखा था। मैं घर गया तो दरवाज़ा कशिश नहीं खोला था। उसको देखते ही मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगी थी। 6 माह में वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। उसने गुलाबी रंग की फ़्रॉक ज़ैबतन की हुई थी। लंबे घने बाल खुले हुए कमर पे गिरे हुए थे। उसने गुलाबी रंग का ही मेकअप किया हुआ था, जो उसकी मासूमियत को 4 चाँद लगा रहा था। मैं अंदर जाके अम्मी अब्बू से मिला और उनके तोहफ़े उनको देने लगा। कशिश खाने का इंतज़ाम करने किचन में चली गई थी। मैंने उसका तोहफ़ा उठाया और किचन में चला किया। आपको कुछ चाहिए? उसने नज़र झुकाए हिचकिचाते हुए इस्तफसार किया था। तुम्हारा तोहफ़ा, शाम में ये पहनकर तैयार हो जाना, बाहर चलेंगे। मेरी बात सुनकर वो शौक में गिरी मुझे देखने लगी थी। मैं उसको हैरान परेशान छोड़ मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर आ गया था। शाम में वो सुर्ख फ़्रॉक पहने तैयार खड़ी थी। उसने अपने बाल जोड़े में कैद किए हुए थे, जिनमें से चंद आवारे लटे उसके मासूम चेहरे पर रक्स कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी थी। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी शॉपिंग की, फिर रात में डिनर करके घर लौटे थे। वो मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गए थे। अम्मी ने हम दोनों के साथ नज़र उतारी, फिर मैं कशिश को लेकर अपने कमरे में आ गया था। कशिश, अब हम एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी माजी को भूल जाओ और मेरी तरक्कियों को माफ़ कर दो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और रोने दिया। मैं जानता था उसके दिल में बहुत सा गुबार था, बहुत अज़ियतें थी जो उसने बर्दाश्त की थी। न जाने कितनी देर वो मेरे सीने से लगी रोती रही थी। आखिर कहकशा रहमान की जगह कशिश रहमान ने हासिल कर ही ली थी। हाल ऐदी हमसे वापस में बिखरी हालत में घर पहुंचा था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वो खिलखिलाता हुआ मासूम चेहरा नजर आया था, जिसने मेरी ज़िंदगी में हर सौ खुशियाँ बिखेर दी थी। ये लो मिठाई खाओ। अम्मी ने आगे बढ़कर मिठाई मेरे मुंह में डाली थी। सबके खुशी से जगमगाते चेहरे देखकर मैं कहकशा को भूल गया था। क्या खुशी की बात है जो मिठाई खिलाई जा रही है? मैंने हैरत से पूछा था। तुम खैर से बाप बनने वाले हो। अम्मी की बात सुन के मैंने कशिश की जानिब देखा, जो शर्मीली सी नज़र झुकाए खड़ी थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। खाना खाने के बाद कमरे में आकर मैंने टीवी ऑन किया था। सामने चलने वाली न्यूज़ पर नज़र पड़ते ही आंखें हैरत और इस्तेजाब से फैल गई थी। कहकशा के शौहर की तस्वीरें बराह रास्त चल रही थी। लड़कियों से मोहब्बत का ढोंग रचा के उनको बेचने का कारोबार करने वालों का पूरा गिरोह पकड़ा गया। न जाने कितनी ही लड़कियां उन लड़कों के झांसे में फंसकर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर चुकी हैं। स्क्रीन को तासुब से देखते ही मैंने एक आह भरकर टीवी बंद कर दिया था। आधी रात के पहर फ़ोन बजने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। मैंने फ़ोन उठाया तो ऐदी होम से कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव करते ही नींद से भारी होती आवाज़ में सलाम किया था। वालेकुम सलाम सर, कोई लड़की है, अपना नाम कहकशा बता रही है, कह रही है आप उसके जानने वाले हैं, वो आपसे बात करना चाहती है। रिसीवर से किसी मर्द की भारी आवाज़ उभरी थी। मुकाबिल की बात सुन के मैंने एक नज़र बराबर में सोई हुई मेहरबान बीवी को देखा था। उसने क्या नहीं किया था मेरी ज़िंदगी संवारने के लिए, और अब तो वो मुझे औलाद भी देने वाली थी, जिसके बाद किसी कहकशा का सवाल ही पैदा नहीं होना था। सॉरी, मैं उन्हें नहीं जानता, उन्हें गलतफहमी हुई है। और एक और बात, अब मैं रकम आपके अकाउंट में भेज दिया करूँगा, मैं खुद वहाँ नहीं आ सकता। मैंने संजीदगी से कहकर फ़ोन काट दिया था और फिर मोहब्बत से सोई हुई कशिश के बालों में उंगलियाँ पड़ने लगा। कहकशा को उसके किए की सज़ा मिल गई थी, और मुझे मेरी महरम, जिसको खुदा ने मेरे लिए बनाया था, इसलिए कहते हैं जो बोएंगे वही काटेंगे। ख़त्म शुदा। अगर आपको ये नावल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें।